नमस्कार साथियों, आज अपन बात करते हैं बीज की संरचना। जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट है, आवृत्तबीजी पादप हैं, उनके फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं। तो उस बीज की क्या संरचना है, बीज का निर्माण होता कैसे है? तो सबसे पहले समझें कि अंडाशय के अंदर जो बीजांड होते हैं वही फल के बनने के बाद बीज में बदल जाते हैं। मतलब बीज का निर्माण किससे होता है? तो बीजांड से होता है। पहला प्रश्न ये। अब उस बीज की संरचना क्या होती है, बीज में क्या क्या चीजें होती हैं, उसको मुख्य रूप से यहाँ पर पढ़ते हैं। बीज के अध्ययन को बीज विज्ञान या स्पर्मोलॉजी कहते हैं। बीज की संरचना को समझने के लिए बीज को 3 भागों में बांट रखा है। समझे आप? बीज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, उसको पूरा बीज कैसा होता है उसको समझने के लिए 3 भाग हैं। एक तो बीजावरण, मतलब बीज के ऊपर का आवरण, दूसरा एम्ब्रियो यानी भ्रूण, और तीसरा भ्रूण कोश या एंडोस्पर्म। इन तीनों भागों से मिलकर बीज बना होता है। एक एक बारे में चर्चा करते हैं। बीज का सबसे ऊपर का जो आवरण होता है वो बीजावरण या सीड कॉट कहलाता है। बीज के ऊपर 2 आवरण होते हैं, एक तो बाह्य आवरण और एक अंतः आवरण। बाह्य आवरण को टेस्टा कहते हैं और अंतः आवरण को टेगमन कहते हैं। दोनों चीजें क्लियर? ये आवरण की बात होगी। जैसे ही आवरण हटता है तो अंदर वाला जो भाग है वो भ्रूण या एम्ब्रियो कहलाता है। यह भ्रूण या एम्ब्रियो फिर से 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक तो बीजपत्र या कोटिलीडन और एक भ्रूणाक्ष या एम्ब्रियो एक्सिस। बीजपत्र, कुछ बीजों में एक ही बीजपत्र होता है और कुछ बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं। तो समझें, जिन जिन बीजों में एक बीजपत्र होते हैं तो ऐसे पौधों को मोनोकोटिलिडनी प्लांट्स कहते हैं, और जिनमें 2 बीजपत्र होते हैं तो उनको डाइकोटिलिडनी प्लांट्स कहते हैं। क्लियर? यहाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सामान्यतः बीजपत्र 1 या 2 होते हैं। अब अगर एक बीजपत्र है तब तो ये जो भ्रूणाक्ष है वो एक बीजपत्र के साइड में होगा। मतलब इस प्रकार की स्थिति, जैसे ये एक ही बीजपत्र है तो भ्रूणाक्ष जो होता है वो इसके साइड में इस प्रकार स्थित होगा। लेकिन अगर बीजपत्र 2 है, जैसे चने के बीज में क्या होता है, ये इस प्रकार का, मान लो ये चने का बीज है, तो ये एक बीजपत्र है, ये बीजपत्र है, और बीच वाला भाग, ये वाला भाग जो है वो भ्रूणाक्ष कहलाता है। तो जब बीजपत्र 2 हो तो भ्रूणाक्ष बीच में होता है, और जब बीजपत्र 1 ही हो तो भ्रूणाक्ष जो होता है वो पार्श्व में, मतलब साइड में आ जाता है। ये चीज क्लियर? चलो, अब चाहे बीजपत्र 2 हो या 1 हो, अब एक बीजपत्र में, स्पेशली गेहूं, चावल, मक्का में क्या होता है कि यह एक बीजपत्र पूरे भ्रूणाक्ष को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। तो उसको अब बीजपत्र नहीं कहते, उसके लिए एक विशेष शब्द है, उसको कहते हैं स्कूटेलम। समझे? यहाँ लिखा है ग्रेमिनी कुल में, ग्रेमिनी कुल मतलब पोएसी कुल, पोएसी कुल मतलब घास कुल, मतलब अनाज कुल। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये जो अनाज कुल के पौधे हैं वो या घास कुल के पौधे उसको ग्रेमिनेसी कुल कहते हैं। तो इस कुल में जो पौधे होते हैं इनके बीजपत्र ढाल के रूप में होते हैं, मतलब चारों ओर से भ्रूणाक्ष को ढके रहते हैं। तो इस प्रकार के बीजपत्रों को स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। तो स्कूटेलम क्या है? यह एक बीजपत्र ही है जो कि एक बीजपत्री पादपों में या घास कुल के पादपों में भ्रूणाक्ष को ढके रहता है। क्लियर? चलो, ये बात हो गई भ्रूण के बीजपत्रों की। अब अपन बात करते हैं भ्रूणाक्ष की। भ्रूण भ्रूण का अक्ष, भ्रूणाक्ष फिर से 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो शीर्ष भाग प्रांकुर या प्रोमूल कहलाता है, और एक उसके निचला भाग जिसको मूलांकुर या रेडिकल कहते हैं। जब बीज का अंकुरण होता है तो प्रांकुर से प्ररोह या शूट का निर्माण होता है जो आगे तने का निर्माण करेगा, और मूलांकुर यानी रेडिकल अंकुरण के बाद मूल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये भ्रूणाक्ष, मतलब भ्रूण के दोनों भाग यहाँ पर क्लियर हुए। और तीसरा वाला जो भाग है वो है भ्रूण का भ्रूणपोष। सामान्यतः क्या होता है कि जब भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है, फल का निर्माण अभी हुआ नहीं है, अभी हो रहा है, तब बीज में बीज का निर्माण होता है। तो जब बीज का निर्माण होता है तो उसके साथ साथ भ्रूण परिपक्व होता है। तो भ्रूण के निर्माण के समय उसको पोषण चाहिए, तो भ्रूण के निर्माण के समय पोषण भ्रूणपोष से मिलता है। तो एक बीजपत्री पौधों में क्या होता है, जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उसमें भ्रूणपोष खाने के बाद भी बच जाता है, और द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूणपोष
सामान्यतया नष्ट हो जाता है, यानी पूरी तरह से उपयोग में आ जाता है भ्रूण द्वारा, इसके लिए भ्रूणपोष नहीं होता। और कुछ पौधों में भ्रूणपोष तो नहीं होता, लेकिन परिभ्रूणपोष बचा हुआ रहता है। तो इसके आधार पर बीज में भ्रूणपोष है या नहीं है, इसके आधार पर बीजों को 3 भागों में बांट रखा है। तो समझे आप, भ्रूणपोष के आधार पर उपस्थित है अनुपस्थित है, इसके आधार पर बीजों को 3 भागों में बांट रखा है। भ्रूणपोषी बीज एंडोस्पर्मिक सीड, अभ्रूणपोषी बीज मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक बीज, और परिभ्रूणपोषी बीज या पेरिस्पर्मिक सीड। क्या है समझे। भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है अरंडी, नारियल और गेहूं। इन पौधों में जब भ्रूण तैयार होता है तो भ्रूण का पोषण भ्रूणपोष करता है, और भ्रूणपोष परिपक्व होने के बाद भी भ्रूणपोष कुछ बचा हुआ रह जाता है बीज में। तो इस प्रकार के बीज को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, उदाहरण अरंडी, नारियल और गेहूं। लेकिन चना, मटर और सेम ये द्विबीजपत्री पौधे हैं, उनमें मुख्य रूप से जब भ्रूण तैयार होता है तो कंप्लीट भ्रूणपोष का उपयोग कर चुका होता है, अंदर भ्रूणपोष नाम की कोई चीज नहीं रहती। तो ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं होता उसे अभ्रूणपोषी बीज या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक। लेकिन इसके अलावा एक काली मिर्च एक ऐसा उदाहरण है जिसमें भ्रूणपोष तो समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर का जो बीजांड काय है वो शेष रह जाता है। उस बीजांड काय को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। बीजांड काय या न्यूक्लियस जो है वो शेष रह जाता है। तो ये जो शेष रहता है यही काली मिर्च में खाने योग्य भाग होता है। तो ऐसे पौधे जिसमें भ्रूणपोष तो नष्ट हो जाता है लेकिन बीजांड काय शेष रह जाता है, ऐसे बीजों को परिभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। उसका एकमात्र उदाहरण है काली मिर्च। कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न भी है। तो इस प्रकार बीजों को हमने बीजावरण, भ्रूण या भ्रूणपोष 3 भागों में बांटा और सबका वर्गीकरण यहाँ पर क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर पादप के विभिन्न भागों का वर्णन पूरा हो चुका है। हमने जड़, तना, पत्ती, फल, फूल और बीज सभी पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम अगले टॉपिक का लेंगे। धन्यवाद।